अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है 17 मार्च को। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार अब हम इसकी क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे और अन्य विषयों की अपेक्षा में इसमें क्या है काफी समय मिला हुआ है। ओके, 7-8 दिन है, आराम से आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, कैसे क्या तैयारी करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा आपको बताया प्लान कैसे हमें क्या तैयारी करनी है। ओके, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है। ओके, 2 अंकीय वाले बताऊंगा, 3 अंकीय वाले, 4 अंकीय भी, वस्तुनिष्ठ भी मैं आपको बताऊंगा, अभिक्रिया भी आपकी तैयार कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी हम तैयार करेंगे। ओके, और पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएंगे। लगातार आपको क्या है वीडियो देखकर तैयार करते जाना है। और दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयार करते जाइएगा। तो मित्र वही है जो भीड़ में हमें खोने ना दे और लक्ष्य वही है जो रात में हमें सोने ना दे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। चैप्टर बाई चैप्टर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहले हमारा चैप्टर है बिलियन, इससे देख लेते हैं। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो बिलियन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि विलेय के आयनन या संगुणन होता है तो अणु संख्या गुणधर्म क्रमशः अधिक और कम होते हैं। तो मेन पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि विलयन के अणु संख्या गुणधर्म मोलों की विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब यही आपका क्या ऑब्जेक्ट में बन सकता है। ओके, क्योंकि अभी बायोलॉजी का जैसे पेपर हुआ है तो मैंने आपको जो 2 नंबर में क्वेश्चन बताया तो वहां से आपके बहुत सारे क्या वो आपके वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या कम होती जाती है, क्या रीजन है? तो इसका रीजन है गैसों की द्रव में घुलना एक ऊष्मक्षेपी क्रिया है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है साम्यवस्था पश्च दिशा में स्थापित हो जाती है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 25 में भी आपका आ जाए, पढ़ के आपको रखना है। जल यानी शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, मोलरता आपको ज्ञात करनी है। कैसे आपका निकलने वाला है? तो पहले तो आपको याद रखना है, पहले निकालने से पहले तो आपको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। 55.55 आता है यानी 55.6 आप याद रख सकते हैं कि यह क्या होती है शुद्ध जल की या जल की क्या मोलरता होती है, क्योंकि डायरेक्ट दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। क्लियर है? अब आपको निकालना भी सीख लेना है कैसे निकाला। जल के 1000 मिलीग्राम में भार क्या है 1000 ग्राम होगा, तो फिर मोलरता क्या है 1000 ग्राम विलायक के मोलों की संख्या होगी। तो आप इसमें क्या है आपका भाग देना है अणुभार का, H2O का अणुभार निकालेंगे। ओके, 16 आपके कितना ऑक्सीजन का, 2 हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का, आपका 18 निकलेगा। ओके, तो इस बार से आपका निकलेगा 55.5। बाकी फॉर्मूला भी आप रखेंगे, फॉर्मूला ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिया गया है, आप फॉर्मूला रखिएगा। ओके, और आपका निकल आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा कि जिसमें आपको निम्न को समझाइए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में अगर आता है तो केवल आपका नॉर्मलता, बस केवल सिंगल नॉर्मलता आ जाए या फिर फॉर्मलता आ जाए, पार्ट्स पर मिलियन आ जाए, मोलरता आ जाए, हेनी का नियम पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर में, फॉर्मलता, मोल प्रवाह, मतलब इतने टॉपिक हैं और ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस के आने के आप देख सकते हैं लगातार आए। जैसे मोल प्रवाह 19 में पूछा गया था, 20 में 23 में आया है, मोलरता 19 में 20 में 22 में आया है, मोलरता 1924 में आ चुके हैं। तो यानी इस बार ऐसा नहीं कि जैसे मैंने दे दिया तो 6-7 इकट्ठे सब पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो एक साथ लिख दिया है ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो और आपको एक साथ आपको कंटेंट समझ में आ जाए। तो पेपर में दोस्तों अगर मान लीजिए आपको 2 नंबर 2 टॉपिक या 1 टॉपिक आपसे पूछ लिया जा सकता है, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो हो सकता है 4 नंबर में दोस्तों आपके 4 टॉपिक पूछ लिए जाए, तो किसी भी टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। तो बस आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सभी टॉपिक आपको याद रखना है, फिर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। ओके, हो सकता है आपका कि एक वाक्य में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉर्मलता का फॉर्मूला लिखिए, नॉर्मलता का फॉर्मूला, तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आइयो आप समझ गए। तो आपको क्या हर टॉपिक आपको याद रखना है और इन टॉपिक का क्या याद रखना है, परिभाषा सूत्र आपको तैयार कर लेना है। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। पहले हम नॉर्मलता की बात करते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक द्रव्याणुओं की जो संख्या होती है विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा नॉर्मलता, फॉर्मलता और आपका पढ़ने में। ओके, मोलरता तो आपको क्या थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको ये फॉर्मूला होता है, जब भी आप पेपर में फॉर्मूला लिखें तो आपको बताने से आपने एन लिखा, तो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब नॉर्मल था। डब्ल्यू आपने यूज किया। ओके, तो आप क्या है विलय की मात्रा है, ई आपने यूज किया तो विलय का तुल्यांक की भार है, तो वो इस पार्ट से आपको दिखाना है। ओके, जो आपका भी लिखा है तो विलय का एमएल में आयतन है, तो ये आपको जरूर बताना। तो ये आपका है नॉर्मलता। फिर आगे देख लेते हैं। फिर आपकी आती है मोललता। तो मोललता क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जैसे पेपर में जिस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से दिया हुआ है। फॉर्मूला जैसे आपको रहेगा WB गुणे 1000 बटे हो जाएगा MW गुणे हो जाएगा WA। ओके, ए देखिए, ए मतलब होता है आपका क्या हो जाएगा, ए मतलब विलायक और अब भी मतलब आपका विलय होता है। ओके, WB यानी विलय का मात्रा बताई जा रही है। फिर आपका
MW लिखा हुआ है यानी विलेय का अणुभार। ओके, इसके बाद विलायक की मात्रा है आपका W वाला, क्लियर है, WA। ओके, कैपिटल W ये आपका है इस बार से। आगे देख लेते हैं, यहाँ जो फॉर्मूला इसमें स्मॉल और कैपिटल से दर्शाया जा रहा है, विलेय विलायक में डिफरेंस। हम क्या लिखते थे, WA और WB से दिखताते। ओके, तो किसी बार से आप लिख सकते हैं। PPM ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिलियन की 10 लाख यानी 1 मिलियन, भाग में बिलियन, विलेय ग्रामों की संख्या बिलियन की क्या है, PPM सांद्रता कहलाती है। ये फॉर्मूला रहने वाला है, याद करते जाइएगा। अच्छे, फिर आपको मोलरता, मोलरता को क्या है, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता का दूसरा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आगे दोस्तों आपको जब अब टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको मोलरता में आपका जो अंतर आएगा वो भी आपसे बन जाएगा। ओके, क्योंकि जब टॉपिक बन जाएगा तो अंतर भी आपसे बन जाएगा। अंतर भी पूछा जाता है, मोलरता में अंतर। ओके, तो किसी बिलियन कि 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या आप क्या है, बिलियन की मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है और इसके ये क्या साइन है वो भी आपका दिया हुआ है। देखिए, जब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने में आपको तैयार करा था, जब मैंने आपको बहुत इन चीज़ों को डिटेल से समझाया है। अभी मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में लेते जा रहा हूँ, बाकी पहले भी एक बार पढ़ा हो तो आपको चीज़ समझ में आ रही है। फिर हैंडी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2 नंबर में डायरेक्ट आएगा। हैंडी का नियम को लिखिए, समझाइए, एक वाक्य में पूछ लिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता गैस की दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि आप क्या है, दाब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, दाब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, गैस की द्रव्यमानता बढ़ती जाएगी। यानी जो आपने देखा होगा कोका कोला पेप्सी आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बोतल के अंदर कैसे भरी जाती है, यानी द्रव में कैसे घोली जाती है, तो क्या है इसमें इसी हैंडी के नियम से भरी जाती है। यानी उसमें अत्यधिक दाव लगाया जाता है, तो दाव लगाने से क्या है, जो गैस होती है द्रव में क्या है, विलेय हो जाती है। तो आई होप आप समझ होंगे, हैंडी का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता गैस की दाब के समानुपाती होती है। यानी आप जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे, गैस की द्रव्यमानता बढ़ती जाएगी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। जी, आपका दिया P समानुपाती X है, अगर इसके समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो KH आता है, वो आपके हैंडी स्थिरांक है। फिर फॉर्मलता आपको तैयार कर लेना है। तो फॉर्मलता आपको दिए, सूत्र नहीं लिखा है तो सूत्र भी आपको है तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद आप मोल प्रवाह आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोल प्रवाह तो आपका अभी चुका है, MPBOD 19 में आया, 20 में आया, 23 में आया, 25 में आपका आ सकता है, तो पढ़ के आपको रखना है। मोल प्रवाह भी आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार करना है। किसी बिलियन में विलेय अथवा विलायक या फिर विलायक अथवा विलेय के मोलों की संख्या का जो अनुपात क्रमशः विलेय या विलायक तो मोलों के प्रभाव से आपका कहलाता है। ओके, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा विद्युत रसायन वाला चैप्टर है, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। तनुता का चालकता व आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता का चालक आपका क्या है, चालकता और आणविक चालकता पूछा जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है। तो विलयन के तनुकरण पर चालकता कम और आणविक चालकता अधिक हो जाती है। पहली लाइन में आंसर बता दिए, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर विलेय का तनुकरण बढ़ाते हैं तो उसकी जो चालकता होती है वो कम हो जाती है, जबकि आणविक चालकता में क्या है, अधिक हो जाती है। आणविक चालकता दुर्बल विद्युत अपघटन के विलयन की अधिक व प्रबल विद्युत अपघटन के विलयन की क्या है, कम परिवर्तित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MPBOD 23 में आया था, 25 में भी आपका आ सकता है। लवण सेतु के कार्य लिखिए। लवण सेतु के आपके 2 कार्य आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला क्या होता है कि यह 2 विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क करके विद्युत परिपथ पूरा करता है। दूसरा, यह विद्युत अपघट्य विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। सिंपल है। पहला का काम है, यह 2 विद्युत अपघट्य के विलयनों के मध्य क्या है, विद्युत संपर्क है स्थापित करते हैं। यानी 2 आपके इस प्रकार से बीकर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य क्या है, एक ब्रिज बनता है, ब्रिज बन जाता है। नाम ही लवण सेतु, सेतु यानी क्या होता है, ब्रिज बनाना। तो इन ब्रिज का काम करता है, विद्युत परिपथ को क्या है, पूरा करता है। ओके, और जो दूसरा काम है विद्युत अपघट्य विलयनों को क्या है, आपस में न मिल पाए, उसका भी काम करता है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मैंने अगर आप PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या केमिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। यहाँ दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। साथ 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस प्रकार से भी अलग से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। PDF मटेरियल में रहेगा तो आप क्या कम समय में आप क्या अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बार बार रिवीजन कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय 3 है रासायनिक बल गति। इससे देखते हैं जैसे आपके 2 नंबर वाले कौन कौन से हैं। तो पहला है अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं। औसत दर आपको बताने अभिक्रिया की। क्रिया कारक को भी कारक भी कहते हैं कि इकाई समय में सांद्रता परिवर्तन औसत दर आपकी कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक की परिवर्तित सांद्रता को समय से भाग देना पड़ता है। तो औसत दर क्या होती है, क्रिया कारक की इकाई समय में क्या सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो हमारा क्रिया कारक है ओके, उनके इकाई समय में क्या उनकी सांद्रता में कैसा परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है उसकी औसत दर कहलाती है। फिर ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं, तो ये आप देख लीजिए ताप गुणांक के बारे में दिया हुआ है। उन वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें 10 डिग्री ताप का अंतर होता है, ताप गुणांक कहलाता है। उन वेगों का नियतांक का अनुपात जिनमें क्या होता है 10 डिग्री का ताप का अंतर होता है, ताप गुणांक कहलाता है। और ये आपको पॉइंट याद करके रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन था, कम ही चांस है ये पढ़ के आपको इसको रखना है। ओके, पढ़ के बस रखिएगा, ऑब्जेक्ट में ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के क्या बराबर होती है। अभिक्रिया की दर का आपको ये फॉर्मूला भी आपको तैयार कर लेना है कि अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक या के सांद्रण परिवर्तन बटे होता है समय अंतराल। तो इतना आपको पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। साथ ही आपको ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। अब देखिए अणुसंख्या कहा जाए या आणविकता कहा जाए की बात रहने वाली है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आरंभिक पद में भाग लेने वाले कोई भी अभिक्रिया करानी है, ओके, कोई भी अभिक्रिया होनी है तो उसमें कुछ ना कुछ अणु भाग लेंगे और जो उनकी जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या आपकी अणुसंख्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ओके, आगे हम अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की कोटि में अंतर देखेंगे, बहुत हाई चांस है उसका आने का। ओके, हम 3 नंबर में आपको या 4 नंबर में आपको क्रम से पढ़ाऊंगा। ओके, तैयार हो जाता, आगे देख लेते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में देखेगा आपके शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो संगमर धातुएं परिवर्ती संयुक्ता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती क्यों। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था, तो कम ही चांस है, लेकिन आपको इसे क्या है तैयार करके रखना है। अब यही क्वेश्चन इससे मैं आपको क्वेश्चन जो टॉपिक बताऊं वो तैयार करते जाइएगा। 2 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए। ओके, ये आपका हो सकता है, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो जो संगमर धातुएं होती है परिवर्ती संयोजकता अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो क्यों करती हैं कि संगमर धातुओं के परमाणुओं में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संगमर तत्व में D कक्षकों में जितना अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतनी अधिक क्या संयोजकता दर्शाते हैं। जितनी ज्यादा इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उतनी ज्यादा क्या है परिवर्ती संयोजकता ये प्रदर्शित करेंगे। और संगमर धातुओं में क्या है आपके आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या है ये अधिक सही आपका अधिक यानी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रखना है संगमर धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं। क्यों। तो संगमर धातुओं में क्या आसानी से मिश्र धातु बना देती क्यों बना लेती हैं, क्योंकि संगमर धातुओं में N-B ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। संगमर धातुएं के परमाणु आकार में अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इस कारण ये तत्व क्रिस्टल जालक में एक दूसरे सरलता से प्रतिस्थापित करके समांगी मिश्रण बना लेते हैं, इसलिए तत्व क्या है मिश्र धातु आसानी से बना लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है संगमर जो धातु हैं उनका N-1D जो ऑर्बिटल है आंशिक भरा रहता है, आंशिक भरा नहीं पूरा नहीं भरा, उसमें कुछ जगह खाली है, कुछ जगह खाली है। और ऐसे ही जब संगमर धातुएं होती हैं, ओके, एक ये संगमर धातु इसका कुछ स्थान खाली है, इसका भी स्थान खाली है। साथ ही ये समान आकार के होते हैं, दोनों जो अणु है संगमर धातुओं के ये क्या है दोनों एक ही आकार के होते हैं, तो इसलिए क्या आपस में क्या है योग कर जाते हैं, सहयोग कर जाते हैं। ओके, क्योंकि दोनों के पास तो क्या है आंशिक ऑर्बिटल भरे हुए हैं, साथ ही समान आकार है, इसके लिए क्या आपस में मिल जाते हैं और एक क्रिस्टल जालक जैसी क्या एक संरचना बना लेते हैं। साथ ही क्या समांगी मिश्रण बना लेते हैं, इसलिए मिश्र धातु क्या आसानी से बन जाती है संगमर धातुओं की। नेक्स्ट आपको तैयार करना है संगमर धातुएं अच्छी उत्प्रेरक है क्यों। ओके, पहले हम समझ लें उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वो होते हैं जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उत्प्रेरक वो होते हैं कि क्या है खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ओके, जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो कोई बीच में आए और बातें बढ़ाने लगे, ना कि उनको सुलझाने की जगह आपने देखा बहुत लोग होते हैं और लड़ाई को बढ़ाने लगते हैं, ना कि उनको सुलझाने का काम करते हैं, ना ही खुद लड़ाई में भाग लिया, ना ही उनका कुछ क्या उनमें रोल है, फिर भी बीच में आके क्या लड़ाई को बढ़ाकर और भग जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये क्या होता है ये उत्प्रेरक कहलाते हैं कि स्वयं उस अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन उसकी जो दर है अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, वो आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब जो संगमर धातु है वो अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। क्यों होती हैं, इसका रीजन ये है कि संगमर धातु में क्या है थोड़ा जगह होती है। संगमर धातु क्या कहते हैं किसी को भी अभिक्रिया करना है तो अभिक्रिया करना है तो जगह चाहिए है तो क्या है आप मेरे पास आओ अभिक्रिया करो चले जाओ। क्योंकि इनका से अभिक्रिया जगह है। सेम इसी प्रकार से है जैसे शादी जब होती है तो आपके घर क्या है लोग घर सबके छोटे होते हैं, शादी के लिए क्या है बड़े एरिया चाहिए है। तो जो आजकल क्या है जो शादी गार्डन होते हैं तो हम क्या उन्हें क्या है एक दिन शादी के लिए किराए से लेते हैं, वहाँ शादी होती है और फिर क्या है सब क्या है फिर लौट घर अपने आ जाते हैं। तो हमने क्या है उसको वहाँ जगह मिली हमें गार्डन में, शादी गार्डन में, मैरिज गार्डन में, तो हमने उसे लिया ओके एक दिन के लिए एक रात के लिए और फिर उसे क्या है छोड़ दिया। तो यही सेम होते हैं आपके जो संगमर धातु हैं, इनके पास भी क्या है जगह है और अभिक्रिया के लिए करने के लिए क्या है जगह चाहिए है तो ये जगह दे देते हैं और फिर क्या है और जिसको भी अभिक्रिया करना है वो करके चला जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो सेम यही बातें रहने वाली है कि संगमर धातु में पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे संयोजकता अधिक स्वतंत्र हो जाती है, अतः ये तत्व अपनी सतह
पर अभिकारकों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है। फलस्वरूप क्रिया का वेग क्या है, परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए क्या है, ये जो संगमर तत्व होते हैं अच्छित प्रेरक होते हैं। क्लियर है? ये आपका थोड़ा क्या है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज रहने वाला है, इस टाइप को लिखना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट रहने वाला हमारा कि संगमर प्रथम संगमर श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो ये आपको क्या है, तैयारी से भी आपको कर लेना इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। क्लियर हो जाता है। तो इस बार से मैंने आपको 2 अंकी वाले भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको 2 अंकी वाले कवर कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।